औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान मलिक है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि डे बाय डे वर्स होती जा रही है और अल्लाह ताला रहम करे कि ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब ना हो। मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को आप लोगों को प्रिकॉशन देना है। जैसे कि आपको स्लाइड में भी नज़र आ रहा है, देखें इस वायरस की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन ना होने की वजह से आप सिंपल वर्ड्स में इस वायरस का कोई क्योर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब क्योर अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर अब इस वायरस से हम बचेंगे कैसे। बहुत सिंपल सी दो चीज़ें जो बार बार सोशल मीडिया के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी आपको बताई जा रही हैं। आपने अपने आप को साफ रखना है, हाथ वॉश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2, इंडोर रहें। मैं एज अ टीचर, जो स्टूडेंट्स इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरा मैसेज जा रहा है, बेटा प्लीज़ आप लोग इंडोर रहें। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई इसमें कोई शुगल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ठीक है। ये एक सीरियस थ्रेट है, ग्लोबल सीरियस थ्रेट है। आप लोग देख रहे हैं कि इटली से बार बार मैसेज आ रहे हैं लोगों ने, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से अपोलोजाइज़ किया कि जी हमें गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स दिए, हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और अब आप इटली में देख रहे हैं कि मोर देन 4000 जो है डेथ काउंट हो चुका है एंड इट्स स्टिल ऑन द काउंट, ठीक है। डेली बेसिस पे 400 से 500 के करीब जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है। सो आप लोगों को बीइंग एज अ टीचर, नंबर 1, मैं आप लोगों को से ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि इंडोर रहें। स्पेशली आप लोग जो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस चीज़ को वेकेशंस के तौर पे ले रहे हैं। बेटा ये वेकेशंस नहीं है, ये एक सीरियस थ्रेट है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इंडोर रहना कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हेल्दी हैं, इफ़ यू आर हेल्दी, तो इंडोर रहने से कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो प्लीज़ कम अज़ कम, क्योंकि इस वायरस का जो लाइफ टाइम है वो 15 डेज़, क्योंकि 10 डेज़ के बाद ये ज़ाहिर होना शुरू होता है और 10 डेज़ के बाद आपको फुली पता चल जाता है कि एक गिवन पर्सन को वायरस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसकी रिकवरी का प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ 15 डेज ओनली, सिर्फ 15 दिन आप अगर इंडोर रहें, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सो इंशाल्लाह हम 15 डेज के बाद कम से कम, अगर हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक मैसेज था जो मैं कन्वे करना चाह रहा था। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बेसिकली मैं दो जो है क्लासेस मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा। उसमें एक तो आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मंडे की क्लास है। जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं, ये आपकी मंडे की क्लास है और ये गूगल क्लासरूम का कोड है। आप प्लीज़ जो लोग मंडे के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इस कोड को अपने फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो इस कोड को गूगल क्लासरूम में एंटर करने के बाद क्लास का हिस्सा बन जाए। बाकी मैंने सेशन वगैरह भी मेंशन कर दिया है। ये परेशान ना होइएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे CS स्प्रिंग 19 लिखा हुआ है। मेरा ख्याल है इसमें कोई MCS की भी क्लास मर्ज है। तो ये जो भी आप लोगों ने टाइम टेबल देख लिया होगा, तो जो भी स्टूडेंट मंडे वाले दिन इस क्लास का हिस्सा हैं, ये उनके लिए है, ठीक है जी। तो मैं आपको जल्दी से गूगल क्लासरूम भी खोल के दिखा दूँ। ये जो क्लास आप देख रहे हैं, ये वाली क्लास, ये जब आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन की होगी तो ये मंडे का ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन भी हो रहा है, आपका क्लास वेन्यू वगैरह भी, जहाँ पे नीचे सब्जेक्ट नेम और रूम नंबर वगैरह, टाइमिंग, सारा कुछ मेंशन हो रहा है। ये गूगल कोड है, प्लीज़ इसको अपने फेलोज के साथ शेयर करें, ठीक है जी, नंबर 1। उसके बाद ये वो वाली क्लास है जो मेरी थर्सडे को है, जुमेरात वाले दिन, ठीक है। तो जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो ये दोनों क्लासेस के लिए सेम ही है, क्योंकि दोनों का कोर्स मटेरियल सेम है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ही क्लास ज्वाइन करें। थर्सडे वाले स्टूडेंट्स थर्सडे वाली क्लास में रहें, मंडे वाले स्टूडेंट्स मंडे वाली क्लास में रहें, क्योंकि दोनों के क्विज़ और असाइनमेंट जो है वो अलग अलग होंगे। फाइन। ये जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कोड जो है, ये थर्सडे वाली क्लास का है, ठीक है। तो मंडे वाले स्टूडेंट्स मंडे वाली क्लास में इनरोल होंगे और जुमेरात वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दे विल गेट इनरोल्ड, दे विल गेट themselves enrolled in क्लास दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे। फाइन। ये तो बात होगी जी क्लास के हवाले से। उसके बाद मैं जल्दी से आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर दूं। चलें, पहले मैं आपको गूगल ऐप के बारे में बता दूं। अच्छा,
उससे पहले एक और काम कर लेते हैं जी, मैं इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं वेल एंड गुड, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, मैंने अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। मेरा नाम अदनान मलिक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा जो है मैंने डिफरेंट कोर्सेज जो पढ़ाए हुए, जो उनकी लिस्ट है, जिसमें आपको सबसे टॉप पे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ही नज़र आ रहा है। क्योंकि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स मैं तकरीबन चौथी बार पढ़ा रहा हूँ या तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। अभी लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने जो कोर्स इंस्ट्रक्ट किया है, तो दैट्स इट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैंने कॉन्टैक्ट में सिर्फ अपना ईमेल आईडी दिया है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी ये चीज़ बता दी थी कि मैं ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट करूँगा। मैं पर्सनल नंबर से आपको कांटेक्ट नहीं कर सकता ना। प्लीज़ आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को किसी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए गूगल क्लासरूम के अलावा मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकूँगा। ठीक है जी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं और आपके साथ शेयर कर दूं, गूगल ऐप। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर गूगल ऐप मौजूद है। जैसे कि ये मैंने अपनी गूगल ऐप का स्क्रीनशॉट ले लिया है। इस ऐप को यूज़ करना बहुत आसान है, बड़ी अच्छी और फ्रेंडली ऐप डेवलप की गई है। जिन लोगों को लैपटॉप तक एक्सेस नहीं है तो उनको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये गूगल ऐप डाउनलोड कर लें, सारा मटेरियल जहाँ पे आपको बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप जब ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे और आप यहाँ पे जो आपको जो प्लस का साइन नज़र आ रहा है, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। जब आप इस प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे गूगल कोड मांगा जाएगा। आप क्लास ज्वाइन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। ज्वाइन क्लास में आप जब गूगल क्लासरूम का कोड डाल देंगे तो आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, ये तो गूगल ऐप के हवाले से बात हो गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, ये ग्रुप तो कोई और है लेकिन प्रोसेस वही सेम है। आप लोगों ने मटेरियल को एक्सेस कैसे करना है? पहले तो आपको पेज के ऊपर ऐसे पोस्ट नज़र आया करेगी, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये एक पोस्ट मैंने की हुई है, ये मैंने आज आपके कंपाइलर कंस्ट्रक्शन वाले ग्रुप पे भी ये पोस्ट मैंने, और उसी तरह से ये इंट्रोडक्शन की पोस्ट नज़र आ रही है। अब जो पोस्ट आपको नज़र आएगी आज के दिन में, ये आपको बुक और कोर्स मटीरियल नज़र आएगा या कोर्स आउटलाइन नज़र आएगी, और आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो इस क्लासरूम में नज़र आएगा। तो जब आपने किसी मटेरियल को एक्सेस करना तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस लेक्चर नंबर 1 के ऊपर जो वीक नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 वाली पोस्ट पे क्लिक करना है। आपके सामने 2 फाइल्स ओपन हो जाएंगी। एक लेफ्ट साइड पे एक फाइल है, बेसिकली ये लिंक है, और राइट साइड के ऊपर फाइल है। तो आपको भी ऐसे ही लिंक और फाइल नज़र आएगी। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर है ये वीडियो लेक्चर है। ठीक है, ये मैंने गूगल ड्राइव के जो है ये मैंने वन ड्राइव के ऊपर अपलोड किया हुआ, क्योंकि गूगल ड्राइव में स्पेस लिमिटेड होती है। पहले मैं आपको पीडीएफ फाइल के बारे में बता दूं। अगर आपने पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ये फाइल ऑनलाइन ओपन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लेक्चर ऑनलाइन पढ़ें तो आप इसको ऐसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो ये आपको जो राइट टॉप के ऊपर प्रिंट का बटन नजर आ रहा है, जहां क्लिक करेंगे ये फाइल जो पीडीएफ फाइल है, क्योंकि मैं पीपीटी फाइल शेयर नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट्स के पास समटाइम्स पावर पॉइंट नहीं होता, ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आप वहां पे जाके एक तो पहले अपलोड आपके सामने ओपन होगी, उसके बाद आप वहां डाउनलोड के बटन से क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये भी जब फाइल लोड हो जाएगी तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि आपने डाउनलोड कैसे करनी है। बाकी जो वीडियो लेक्चर है ये मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने वन ड्राइव पे अपलोड किया हुआ है, क्योंकि वीडियो लेक्चर का साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए स्पेस बचाने के लिए मैंने वन ड्राइव पे अपलोड किया। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू टैब ओपन होगा, ये फाइल ऑनलाइन रन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं। तो क्योंकि शायद अभी मेरी नेट की स्पीड थोड़ी इफेक्ट हो रही है, तो ये थोड़ी देर के बाद ये जो फाइल आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, ये फाइल रन हो जाएगी। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन वीक है, अगेन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ये फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा। आप चाहें तो इस फाइल को, जब ये वीडियो फाइल चलेगी, आप इसको डिफरेंट रेजोल्यूशन में भी चला सकते हैं, जैसे कि 480p में या 240p में या 360p में 720 में। तो जैसे आपके इंटरनेट कनेक्शन की अवेलेबिलिटी है आप वैसे उसको रन करें। अगर आप फाइल ऑनलाइन नहीं देखना चाहते तो आप सिंपली फाइल को डाउनलोड कर लें। फाइन, ये तो प्रोसेस था कि आपने लेक्चर्स को एक्सेस कैसे करना है। ये वीडियो फाइल अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मेरे पास ओपन नहीं हो रही क्योंकि मेरे पास नेट का कनेक्शन थोड़ा सा वीक आ रहा है, लेकिन जब ये हो जाएगी तो आपको समझ आ जाएगी। फाइन जी, ये मटेरियल को एक्सेस करने का तरीका था। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आज का लेक्चर कोई इतना हेक्टिक नहीं होगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो चीज़ें देखनी, सबसे पहले तो अभी मैं थोड़ी देर में आपसे कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा जो कि बेसिकली एचईसी की आउटलाइन है। फिर हम ओरिएंटेशन लेंगे कि ये कोर्स हम पढ़ क्यों रहे हैं,
फिर उसके बाद हम अपने जो है लर्निंग मटेरियल की तरफ जाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पहले तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि आप लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ये कॉन्सेप्ट्स पहले भी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ कंपाइलर देखेंगे, जो आज हमारा मेन टॉपिक भी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं, मुझे आज क्यूरीज आ रही थी कि जी क्लास की अटेंडेंस कैसी होगी। देखें बेटे, क्लास अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में ऑनलाइन हो जाती है, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि सब स्टूडेंट्स का उस टाइम पे मौजूद होना ज़रूरी है, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें मैं फ्यूचर में ये हल निकालूंगा कि गूगल क्लासरूम में मैं एक अपलोड करूंगा क्विज, ठीक है। वो क्विज असल में आपका कोई क्लास का क्विज नहीं होगा, वो क्विज आपकी अटेंडेंस ही होगी, और उस क्विज के लिए मैं टाइम स्लॉट लगा दूंगा कि ये क्विज आपने आज ही सॉल्व करना है। तो होगा ये कि जब आप क्विज में आंसर देंगे और जब वो वाला दिन जो है आपकी क्लास का जब वो गुजर जाएगा और वो क्विज आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप उस दिन आपने वो लेक्चर पढ़ा था। लेकिन ये काम मैं अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हम पहले फेमिलियर हो जाएं गूगल क्लासरूम के साथ, फिर क्लास अटेंडेंस हम लेटर ऑन देखेंगे। तो अभी क्लास अटेंडेंस के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आ जाते हैं जी अपने जो है कोर्स आउटलाइन और टेक्स्ट बुक की तरफ। बेटा कोर्स आउटलाइन तो HEC वाली है, टेक्स्ट बुक जो है ये भी वैसे HEC ने रिकमेंड की हुई है, लेकिन ज़्यादातर मटेरियल आपको स्लाइड्स की फॉर्म में मिलेगा। बाकी ऑनलाइन मटेरियल, अगर मैंने कोई बुक पढ़ानी हुई या मैंने कोई और मटेरियल कहीं से ऑनलाइन कवर किया, मैं उसके लिंक्स या हैंडआउट्स आपको दे दूंगा। कोर्स आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने बता दिया। कोर्स आउटलाइन ये HEC की जो है कोर्स आउटलाइन है। मैं आपको जल्दी से यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करके बता दूं। बहुत सिंपल सा कोर्स है जी। इसके अंदर आप इंटरप्रेटर और कंपाइलर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें आपके पास कंपाइलर की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस वगैरह, पार्सिंग मेथड। अगर ये कोर्स अगर इससे पहले आपने कोर्स लिया हुआ है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का, तो उसमें आपने ट्रीज बनाना सीखे होंगे। तो हम इसमें जाके आगे ट्रीज भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में वो भी कहते हैं, पार्सिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा टीचिंग मेथोडोलॉजी HEC ने आपको यहाँ बताई हुई है, हम भी इसी को फॉलो करेंगे। सेमेस्टर प्रोजेक्ट आप लोगों का होगा और वो आप सबमिट भी कराएंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेमेस्टर प्रोजेक्ट में क्या है, मैं भी उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। बाकी रेफरेंस मटेरियल बुक्स आपके पास मौजूद हैं। जो बुक मुझे अप्रोप्रिएट लगेगी इनमें से वो मैं यहाँ पे ज़रूर अपलोड करूँगा। वैसे तो ये पहली बुक ही आप लोगों को रिकमेंडेड है, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम ज़्यादातर मटेरियल स्लाइड से कवर करेंगे। सो बुक हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम वो फॉलो करना शुरू करेंगे प्रॉपरली तो मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगा। बाकी आपको NCBA की ग्रेडिंग पॉलिसी का पता है कि बेसिकली आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, मिड टर्म और फाइनल टर्म। मिड टर्म आपको 25 मार्क्स का है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम आपका 35 मार्क्स का है, सेशनल मार्क्स आपके 40 हैं, ठीक है जी। बाकी अभी अटेंडेंस तो मैं पहले बता चुका कि आप मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आपकी क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन लेटर ऑन हम जब क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी इंशाल्लाह, जब ये कोरोना की सिचुएशन से हम इंशाल्लाह बाहर आएंगे, तब हम जब ऑन कैंपस क्लास लेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। उसके अलावा जी सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपने सबमिट कराना है और इसकी वेटेज भी 20% है, लेकिन अभी आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब इंशाल्लाह हम लोग अपनी प्रॉपरली यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस क्लासेस अटेंड करना शुरू करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा कि हमने इसके साथ क्या करना है। तो अभी आप इसके बारे में परेशान ना होइएगा। सो अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपना कोर्स जो है कंपाइलर का, इसका पहला लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट हम लोगों ने किया हुआ है, इसका हम मटेरियल कवर करना शुरू करते हैं। पहली चीज़ है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमने ये कोर्स पढ़ना क्यों है। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बहुत सारे कोर्सेज ले लिए होंगे जो लोग अपने लेटर सेमेस्टर्स में हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। आप में से सबने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आप डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं, C++ है या पाइथन है या जावा है या C# है, व्हाट्सएवर जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है, असल में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंपाइलर होता है। आप वर्ड कंपाइलर भी यूज़ करते हैं कि जी आप C++ का कंपाइलर डाउनलोड कर लें, आप पाइथन का कंपाइलर डाउनलोड कर लें। तो ये कंपाइलर वर्ड क्या होता है? कंपाइलर, एक तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, वो तो एक चीज है जो हम आज देखेंगे। लेकिन कंपाइलर इटसेल्फ काम कैसे करता है? क्या आपने कभी ये चीज सोची है कि पाइथन का कंपाइलर बना कैसे है? ठीक है, C++ का कंपाइलर काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप C in और C out लिखते हैं
तो सी प्लस प्लस के अंदर वो कौन सी बैक एंड के ऊपर प्रोग्रामिंग है या वो क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से उस लैंग्वेज को पता चलता है कि यूजर से इनपुट लेनी है या स्क्रीन के ऊपर मैसेज को हमने डिस्प्ले करवाना है, जो हम सी आउट से उसको डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है जी। तो कंपाइलर इटसेल्फ काम कैसे करता है, ठीक है। आपने एक कमांड लिखी, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रही होगी, फॉर एग्जांपल सी इन एक्स, और एक आपने लिखी सी आउट एक्स। तो सी इन का मतलब है कि यूजर से एक्स की वैल्यू मांगी जाएगी, और सी आउट का मतलब है कि जो वो एक्स की वैल्यू लिखेगा वो स्क्रीन पे प्रिंट होगी। ये प्रोसेस कैसे हो, ये प्रोसेस इटसेल्फ परफॉर्म कैसे होगा? तो जब आप एक वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे वेरिएबल एक्स के अंदर, तो किस तरह बैक एंड के ऊपर ये वैल्यू स्टोर होगी, कंपाइलर इसके साथ मतलब बैक एंड पे इस वेरिएबल के साथ क्या प्रोसेस होगा, और फिर सी आउट कमांड के जरिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीजें सारी हमने कवर करनी है इस कोर्स में। इसमें क्लोजिंग आर्गुमेंट ये है कि कंपाइलर इटसेल्फ काम कैसे करता है, हाउ डज अ कंपाइलर वर्क। ठीक है जी, तो ये ओरिएंटेशन में मैं आपको बताना चाह रहा था। आज हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक्स कवर करेंगे, हम थोड़ा सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ कंपाइलर का। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग मैं ह्यूमन प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ या उनको बताता हूँ ताकि उनको प्रोग्रामिंग या कंपाइलर या इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट ज़रा इजीली समझ आ जाए। ह्यूमन प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? हम लोग जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आपको नजर आ रही है, जैसे कि आपसे मैं डिफरेंट सवाल पूछ रहा हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्राइव अ कार। आप में से कितने स्टूडेंट्स कार को ड्राइव कर सकते हैं? अब आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस बात का जवाब अगर मुझे दें तो आप में से सिर्फ वही स्टूडेंट इस बात का जवाब दे सकते हैं जिनको कार ड्राइव करने का प्रोसेस पता है। ठीक है, अब एक और सवाल आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन ड्राइव अ मोटरसाइकिल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, या इस सवाल का जवाब उनका नो में होगा, फॉर द रीजन के उनके पास वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है जिससे उनको पता चले कि मोटरसाइकिल ड्राइव कैसे करनी है। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है कि कार कैसे ड्राइव करनी है या मोटरसाइकिल कैसे ड्राइव करनी है, उनको असल में ये पता है कि वो कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बेसिकली जब आप कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपको उस टास्क परफॉर्म करने के लिए उस टास्क को परफॉर्म करने वाली इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल आ रहा है, आप में से कितने स्टूडेंट्स बिरयानी बना सकते हैं? दैट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास वो इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो सेट ऑफ प्रोसेस नहीं है, वो स्टेप्स नहीं है आपको पता। और लास्ट में एक और सवाल जो मैंने यहां पे जान के डाला है, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फ्लाई एन एयरप्लेन, जिसमें से 100% का जवाब नो होगा क्योंकि आप में से किसी के पास भी एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने की इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं है। तो यहां से पता ये चला कि जब आप कोई डेली टास्क परफॉर्म करते हैं, वो डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। अगर आपको अपनी बेसिक लेवल पे प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन याद हो तो प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर सो दैट द कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो सिमिलरली हम ह्यूमंस को भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और हम वो टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी को बेटा हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है जी। आप जो भी डेली टास्क परफॉर्म करते हैं, आपको वो टास्क परफॉर्म करने के लिए उसका अप्रोप्रिएट प्रोग्राम होना आपके पास जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि वो चीज कैसे होगी। तो आप कुछ भी नहीं करते, जब आपने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू करते हैं और वो टास्क जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। आपका जो ब्रेन है वो आपको हेल्प आउट करता है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है जी। तो ये जो ब्रेन है आपका, ये ब्रेन बेसिकली वो पार्ट है जिसमें ये सारे टास्क परफॉर्म करने की इंस्ट्रक्शन सेव होती है। जैसे कि कार कैसे ड्राइव करेंगे, आप डिफरेंट मैथमेटिक्स के सवाल कैसे हल करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया जी। हम आगे मूव करते हैं। सपोज करें कि आपने कार ड्राइव करनी है। ठीक है, तो कार ड्राइव करने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस आपको सिखाई गई होंगी वो कुछ इस तरह होंगी कि पहले आप कार को न्यूट्रल करेंगे, कार गियर में नहीं होनी चाहिए। देन यू विल स्टार्ट द इंजन और यू विल परफॉर्म द इग्निशन। देन यू विल प्रेस द क्लच। देन यू विल पुट द कार इन द फर्स्ट गियर। देन यू विल रिलीज द क्लच एंड यू विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल एंड देन यू विल प्रेस द एक्सेलरेटर टू अटेन द रिक्वायर्ड स्पीड। ये वो 6 इंस्ट्रक्शंस हैं जो जिसके पास सेम है वो कार ड्राइव कर सकता है। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ गई तो अब आप कार ड्राइव कर सकते हैं। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ
इसी तरह से आप जब उसका स्टीयरिंग मूव करेंगे तो कार कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का होना जरूरी नहीं है, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कार को स्टार्ट करने से पहले तो एक्सीलरेटर नहीं दबा सकते, डेफिनेटली सबसे पहले आप कार स्टार्ट करेंगे, फिर आप उसका एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। Number one, a program is a set of instructions. These set of instructions basically tells you, ये instructions आपको बताती है कि कोई भी टास्क परफॉर्म कैसे करना है। ये हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात अभी हम करेंगे। फिर इंस्ट्रक्शंस का होना जरूरी नहीं है, इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस भी जरूरी है कि पहले ये काम करना है, देन वी हैव टू जो है परफॉर्म दिस स्टेप, देन वी हैव टू परफॉर्म दिस स्टेप एंड सो ऑन सो फोर्थ, देन ही आप उस टास्क को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं। फाइन, तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया किसका, प्रोग्रामिंग का। अच्छा, अब जब ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाती हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस फिर कहां जाती हैं? आप करते ही हैं कि जब ये इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाती हैं आप इसकी एक फाइल बनाते हैं। इस फाइल को हम लोग कहते हैं सोर्स फाइल। ये आप लोगों को सोर्स कोड के नाम से भी इस बात का पता होगा क्योंकि आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ चुके हैं। ये सोर्स फाइल क्या होती है? ये वो फाइल होती है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, तो जब आपको मैं कहूंगा कि जी आप कार ड्राइव करें तो आप अपने ब्रेन में जाएंगे, आप सोर्स फाइल को ओपन करेंगे और उसमें ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप कार ड्राइव करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये सोर्स फाइल कहां जाती है? ये सोर्स फाइल जाती है आपके ब्रेन के अंदर। ये वो ब्रेन है जो बेसिकली क्या करता है, इन सोर्स फाइल को क्या करता है जी, अपने अंदर सेव करता है। तो असल में है क्या कि आप हर टास्क की सोर्स फाइल बनाते हैं और इन सोर्स फाइल को आप क्या करते जाते हैं, आप इन सोर्स फाइल को अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करते जाते हैं। तो ये जितनी भी आपको यहाँ पे सोर्स फाइल नजर आ रही हैं, इस हर एक सोर्स फाइल के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ये बता रहा है कि आपने वो स्पेसिफिक टास्क कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है जी, सो दैट इज द मेन प्रोसेस। तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पे कंक्लूड कर दूं आप लोगों के लिए। नंबर वन, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क। और नंबर थ्री, इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम एक फाइल में सेव करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स फाइल। हर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक सोर्स फाइल मौजूद होती है। फाइन, डन। अब हम मूव करते हैं कि ये सोर्स फाइल आती कैसे हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यही एग्जांपल दोबारा दूं, ये जो कार ड्राइव करने की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये आप तक कैसे पहुंच रही हैं? ये बेटा आप तक पहुंच रही है यूजिंग लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज यहां लिखी हुई है? ये जी यहां पे लिखी हुई इंग्लिश लैंग्वेज। अप्लाई न्यूट्रल, स्टार्ट योर इंजन। तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो लैंग्वेज की जरूरत है हमें। फाइन, मुझे कोई कैसे बताएगा कि मैंने कार कैसे ड्राइव करनी है? डेफिनेटली वो मुझे बोल के बताएगा या मुझे साइन लैंग्वेज से बताएगा। तो इसका मतलब है पहली बात तो ये कि इंस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? हमें एक जरूरत है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज एक बैरियर है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन ह्यूमंस। तो दो ह्यूमंस आपस में एक दूसरे को इंस्ट्रक्शंस तभी पास करेंगे जब वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे एक और बात आ गई कि प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि किसी को बताती हैं कि वो टास्क परफॉर्म कैसे करेंगे, लेकिन वो टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस बतानी है। वो बताने के लिए हमें अब किसकी जरूरत है बेटा? हमें वो बताने की जरूरत है लैंग्वेज की। और वो लैंग्वेज ही वो मीडियम है जो दो ह्यूमंस के बीच में इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। ये मैंने यहां बताया हुआ है कि जब आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसकी डिफरेंट सोर्स फाइल्स जो हैं वो सेव हो जाती हैं और उस सोर्स फाइल में लिखा होता है कि कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है। बेसिकली वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो अब सपोज करें कि मैं किसी ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं और मैंने उसको बताना कि गाड़ी कैसे चलानी है, हाउ टू ड्राइव अ कार, तो मुझे उसको इंस्ट्रक्शंस बोल के बतानी पड़ेंगी यूजिंग लैंग्वेज। व्हाट इफ के दो ह्यूमंस जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं? अब क्या होगा? अब तो प्रॉब्लम आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्या हैं? क्या आप में से कोई जो इस टाइम ये स्लाइड देख रहा है, क्या वो मुझे बता सकता है कि जी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? आप नहीं बता सकते क्योंकि ये चाइनीज में है और आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आ रही। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको बता रही हैं कि आपने कोई टास्क करना है, लेकिन आप टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जबकि आपको ये लैंग्वेज ही नहीं पता। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन को समझ ही नहीं आएगी कि हमने ये टास्क परफॉर्म कैसे करना है। तो सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज भी जरूरी है। ठीक है, तो क्या आप में से कोई मुझे इसका हल बता सकता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये किसी और लैंग्वेज में है लेकिन हमें ये फॉलो भी करनी है? तो आप में से कोई मुझे ये सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता है
कि हमने ये इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करनी है। आप जरा प्लीज इस चीज के ऊपर सोच के मुझे बताएं कि क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। प्लीज जरा सोचिएगा इसके बारे में। ओके, सो डेफिनेटली इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अब हमें जरूरत पड़ेगी जी ट्रांसलेटर की। ये ट्रांसलेटर हमारे लिए काम करेगा इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड अ ट्रांसलेटर जो कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि हमें ये इंस्ट्रक्शंस समझ आ जाए। तो अब आप सपोज करें कि एक साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे चाइनीज लैंग्वेज है, बीच में एक ट्रांसलेटर मौजूद है और ये इसको कन्वर्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अब आपको पता चला कि बेसिकली ये वही कार ड्राइव वाली इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैं पहले भी बता के आया था, लेकिन सिर्फ आपको इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो किसी और लैंग्वेज में थी। सो बेसिकली ये जो ट्रांसलेटर है यही हमारे कोर्स का टाइटल भी है, कंपाइलर। ये ट्रांसलेटर जो है यही हमारे कोर्स का क्या है बेटा? ये टाइटल है कि हमने एक लैंग्वेज में लिखे गए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना है किसी और लैंग्वेज के अंदर जिसके थ्रू दो एंटिटीज आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो अब मैं इस बात को जरा यहाँ पे टेक्निकली बयान करता हूँ कि बेसिकली एक साइड पे ये कंप्यूटर है या आपकी ये मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, ये बात करती है किसी और लैंग्वेज में, हम ह्यूमंस किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं। तो हमने एक साइड पे हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास कंप्यूटर है, एक साइड पे ह्यूमन है। कंप्यूटर की लैंग्वेज और है जो कि आप जानते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज और है जो कि बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर हम इसको जरा जनरलाइज कर लें, बीच में कौन मौजूद है? ट्रांसलेटर। इसी ट्रांसलेटर का नाम कंपाइलर है और यही हमारे कोर्स का टाइटल भी है। तो बेसिकली अब हमने करना क्या है? हमने ये सीखना है कि ये ट्रांसलेशन होती कैसे है। आपको लैंग्वेजेस का तो पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप कंप्यूटर के अंदर सी इन या सी आउट लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, या अगर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसमें प्रिंट की कमांड लिखते हैं या आप उसके अंदर इनपुट की कमांड लिखते हैं, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि इनपुट कमांड का मतलब है कि आपने किसी से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, या सी इन का मतलब है कि आपने उससे कोई पैरामीटर एक्सेप्ट करना है या कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। हमने इस कोर्स में यही पढ़ना है। अब हम जरा मजीद आगे चलते हैं। हाँ, अब आपके ब्रेन को समझ आ जाएगी कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है जी, तो मैं अपनी बात को जल्दी से यहां कंक्लूड करता हूं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द ह्यूमन और कंप्यूटर, अब मैं कंप्यूटर को भी बीच में ला रहा हूं, कि हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। These set of instructions are stored in a form of a file which is known as a source file. But in order to convert a file from one language to another language, we need a translator. ठीक है? And this translator basically tells you कि आपने किसी इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है जी, फाइन। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसलेशन कैसे होगी। मैं बस ये जो वाला पार्ट अब एंड कर रहा हूं। अब ये आपको आसान भी लग रहा होगा, शायद मे भी बोरिंग भी लग रहा हो, लेकिन हम इस पार्ट को अब कंक्लूड कर रहे हैं। ट्रांसलेशन करने के दो तरीके हैं। ठीक है जी, पहला ट्रांसलेशन करने का तरीका है कि आप पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लें और उनको एक साथ ट्रांसलेट कर दें। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंपाइलर, जो कि आप अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको जानते भी होंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपको पहले चीजें यही पढ़ाई गई होगी। दूसरा तरीका है कि आप एक साथ सारी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट ना करें, आप उसको ट्रांसलेट करें लाइन बाय लाइन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज करें ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, बीच में ट्रांसलेटर था, तो ट्रांसलेटर ने इन सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक दफा रीड किया और एक दफा ही इन सबको एक साथ ट्रांसलेट कर दिया। तो अब हम ऐसे ट्रांसलेटर को बोलेंगे कंपाइलर। तो याद रखिएगा, कंपाइलर असल में ट्रांसलेटर ही है जिसका काम है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। मैं इसको मजीद आगे जाके क्लियर करूंगा। यह है पहला ट्रांसलेशन का स्टाइल। तो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर। दूसरा ट्रांसलेशन का क्या स्टाइल है कि आप इसको ट्रांसलेट करें लाइन बाय लाइन। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बेसिकली ये इंटरप्रेटर्स वाकई में जब आप कभी टीवी वगैरह देखें तो बाहर की कंट्रीज में जब डेलीगेशंस जाते हैं, जैसे कि हमारा डेलीगेशन किसी ऐसे कंट्री में जाए जिनकी लैंग्वेज कुछ और है, जैसे कि चाइना या फ्रांस, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो बीच में एक बंदा बैठा होता है या एक फीमेल या मेल बैठा होता है जो कि एक से बात सुन के उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट, उसको हम लोग वाकई में इंटरप्रेटर बोलते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है जी, एक इंस्ट्रक्शन लेता है और उसको, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को उसको ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में, फिर वो दूसरी इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा। मतलब अब हम इंस्ट्रक्शन एक साथ, हम लोग ट्रांसलेशन एक साथ नहीं कर रहे हैं, अब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं लाइन बाय लाइन।
इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कौन सी ट्रांसलेशन का स्टाइल है, दिस इज द इंटरप्रेटर स्टाइल ऑफ ट्रांसलेशन. फाइन. सो देयर आर टू स्टाइल ऑफ ट्रांसलेशन. नंबर वन कंपाइलेशन स्टाइल, नंबर टू इंटरप्रेटर स्टाइल. कंपाइलेशन स्टाइल में सारी इंस्ट्रक्शन एक साथ ट्रांसलेट हो जाती हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में या ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में. और इंटरप्रेटर स्टाइल में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होती हैं. फाइन जी, गुड. मेरा ख्याल अब आपको ट्रांसलेशन की बात समझ आ गई है. तो बेटा सिमिलरली यही काम हमने किसके साथ करना है, कंप्यूटर के साथ. कि हमारी लैंग्वेज कुछ और है, कंप्यूटर की लैंग्वेज कुछ और है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर से हम डिफरेंट टास्क ले सकें. इसी के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, ट्रांसलेशन. तो हमने इस कोर्स में यही पढ़ना है कि ट्रांसलेशन होगी कैसे. इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है जी, कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी. सो अब अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलूं, मैं यहाँ पे एक लाइन बोलूं, हाउ आर यू, ये एक इंग्लिश लाइन है. अब ये 10 में कैसे कन्वर्ट होगी, इसके लिए हमें जरूरत है किसकी, कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की या ट्रांसलेशन की. तो इस कोर्स में हमने यही देखना है कि वेरी फर्स्ट प्लेस पे ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे एक इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश में लिखी जाती है वो जब कंप्यूटर तक पहुंचती है और कंप्यूटर से वापस हमें रिस्पॉन्स आता है. तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है जी. तो इसलिए इस कोर्स का नाम हमारे पास क्या है, इस कोर्स का नाम हमारे पास है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन. हमें देखना है कि एक कंपाइलर बनाया कैसे जाता है, कंपाइलर या ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है. मेरे ख्याल है आप मेरी बात को यहां पे पिक कर चुके हैं. यही हमारी ओरिएंटेशन थी और यही हमारे कोर्स का टाइटल भी है. दैट्स इट. मैं ऐसे ज्यादा इसके ऊपर अब बात नहीं करना चाहूंगा. अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने कोर्स, मेन कोर्स की तरफ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम होता है कि आपसे इंस्ट्रक्शन लेना इंग्लिश में और उसको मशीन लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना. ये एक आपको वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिखाया जा रहा है. C++ है, C है, PHP है, पाइथन है, जावा है, C# है, विजुअल बेसिक है, ये थोड़ी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं. फिर आपके पास फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, ये थोड़ी सी ज़रा पुराने ज़माने की लैंग्वेजेस हैं. आजकल C# या जावा या पाइथन या C++ तो अभी तक यूज़ हो रही है. तो ये आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक वर्ल्ड है, जिनमें से हर लैंग्वेज का काम है कि ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना मशीन इंस्ट्रक्शन में. तो अगर मैंने स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है, पाइथन में मैं उसके लिए प्रिंट का वर्ड यूज़ करूँगा, C++ में मैं उसके लिए सी आउट का वर्ड यूज़ करूँगा. तो काम वही हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज टू लैंग्वेज. जैसे कि आप कंट्री टू कंट्री मूव करेंगे, एक कंट्री में चाइनीज़ बोली जा रही है, एक में जापानीज बोली जा रही है, लेकिन जब वो इंस्ट्रक्शन किसी को पास करेंगे तो सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो रही है, मतलब चेंज नहीं होगा. ठीक है जी. हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दो टाइप्स या लेवल्स हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, बहरहाल मैं फिर भी आपको रिकॉल करा रहा हूँ. लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज में आती है, और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें जावा या C++ या पाइथन है. हाई लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली ह्यूमन के ज़्यादा करीब होती हैं एज कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है जी. तो ये एक C++ का प्रोग्राम है या C का है, जिसमें इंटीजर का वर्ड आ रहा है. ठीक है. मेन आप ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, जिनको हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं, कीवर्ड्स प्रिंट या प्रिंट एफ, ये आप देख रहे हैं कि ये हमारी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. तो इसी को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ताकि आप लोग उन इंस्ट्रक्शंस को इजीली समझ सकें. ठीक है जी. फाइन. क्योंकि हमारे लिए बाइनरी लैंग्वेज में टास्क परफॉर्म करना आसान नहीं है. तो जी बात यहां पे खत्म होती है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस तो हमारी लैंग्वेज में है, कंप्यूटर की लैंग्वेज तो बाइनरी है, तो सारा काम तो CPU ने करना है. ये कैसे होगा, तो ये बड़े सिंपल तरीके से होगा जी कि हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं. कंपाइलर का और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब एक ही है. ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए. ये बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर इसको जहां पे आपके आसानी के लिए रिपीट कर रहा हूं कि कंपाइलर क्या है. कंपाइलर असल में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. ये बात आपको अजीब नहीं लगनी चाहिए. देखें, पाइथन आपने दो टाइप्स पढ़ी होंगी सॉफ्टवेयर की, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जैसे कि विंडोज है, जो कि सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा होते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. इसी तरह से ये पाइथन, ये C++, ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहना बेहतर है. तो कंपाइलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो आके किसका काम करेगा, ट्रांसलेशन का. याद रखिएगा, इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं होती, इंटेलिजेंस CPU की होती है. कंपाइलर का काम है आपसे इंस्ट्रक्शंस को फेच करना और उसको CPU तक पहुंचाना.
बाकी इंस्ट्रक्शन सॉल्व प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करेगी। द जॉब ऑफ सॉल्विंग द इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली ऑफ सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम है इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम है। ठीक है, सो ये मैंने डेफिनेशन आपको कंप्यूटर की टर्म में दे दी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म में दे दी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में, इसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर कह दें या इंटरप्रेटर कह दें, इस कोर्स में ये नहीं कि हम कंपाइलर बनाना सीखेंगे, इंटरप्रेटर बनाना नहीं सीखेंगे। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो में कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर का भी वही काम है। कंपाइलर एज अ होल करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर भी वही काम करेगा लेकिन लाइन बाय लाइन करेगा। मुझे आप ये इस बार की तरफ मैं बाद में आता हूं, इसकी एग्जांपल्स की तरफ। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में से ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन कि विच वन इज बेटर, इधर कंपाइलर और इंटरप्रेटर? तो आप इस वीडियो को पॉज करके जरा मुझे बता सकते हैं कि कंपाइलर जो कि प्रोग्राम को एज अ होल इंटरप्रेट करता है या एज अ होल ट्रांसलेट करता है वो ठीक है, या इंटरप्रेटर जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है वो ज्यादा ठीक है? देखिए जी, दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर तो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे कि आपके पास 1000 सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर उसको लाइन बाय लाइन चलाना मुश्किल है, वहां पे फायदा किसका है? कंपाइलर का। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्रोग्राम छोटा है तो वहां पे इंटरप्रेटर ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये बात भी 100% ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एरर की ट्रबल शूटिंग, जब प्रोग्राम में एरर ढूंढना इंटरप्रेटर से ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है तो वो एरर को ज्यादा जल्दी ट्रबल शूट करेगा, जैसे हम इंटरप्रेटर को यूज करके एरर ज्यादा जल्दी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि कंपाइलर एज अ होल प्रोग्राम को चलाता है तो उसमें एरर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये कह देना कि दोनों में से कोई एक अच्छा है, ये बात 100% हम लोग नहीं कह सकते। ठीक है जी, ये एक और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को क्लियर करता हूं। क्या कंपाइलर का काम सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है? क्या कंपाइलर सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा? नहीं, कंपाइलर के और बहुत सारे काम हैं, जैसे कि फाइल कन्वर्जन है। एक इमेज फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। क्या अगर आप एक इमेज फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो इमेज चेंज हो जाएगा? नहीं, इमेज चेंज नहीं होगा। लेकिन पीडीएफ फाइल का अपना फॉर्मेट है, इमेज फाइल का अपना फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट का मैंने वर्ड यूज किया, फॉर्मेट ही असल में कंपाइलर है। पीडीएफ में फाइल किसी और तरीके से सेव होगी, इमेज फाइल किसी और तरीके से सेव होगी। ठीक है, ये भी एक कंपाइलर की एग्जांपल है। इसी तरह से टेक्स्ट कन्वर्जन, डॉट डॉक फाइल जो कि या DOCX फाइल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है, उसका फॉर्मेट और होगा। ठीक है, डॉट टेक्स्ट, लेकिन मतलब चेंज नहीं होगा, लेकिन बैक एंड पे उसको सेव करने का तरीका, उसको रन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। यही कंपाइलर है। तो हाँ, जब आप इस कोर्स को एंड में पढ़ेंगे तो मैं आपको एज अ सेमेस्टर प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आपको टास्क दूंगा, जिसमें आप मुझे ये भी बताएंगे कि क्या कंपाइलर का काम सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है या कंपाइलर कुछ और भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एग्जांपल्स हैं, .mp3 फॉर्मेट है, .avi फॉर्मेट है जो वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट है, .mkv फॉर्मेट है जो कि वीडियो फॉर्मेट है। ये सारी चीजें भी कंपाइलर है। एक वीडियो फाइल जो .avi फॉर्मेट में सेव हुई है, अगर वो .mkv फॉर्मेट में चलेगी तो वीडियो कंटेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन mkv के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, .avi के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये हम लेटर ऑन इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी, सो इस कोर्स का मेन गोल यही है कि आपको यह सिखाया जाए कि भाई कंपाइलर बनता कैसे है, कंपाइलर हम बनाएंगे कैसे, ट्रांसलेशन का काम कैसे होगा, या कंपाइलर चलेगा कैसे, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन मशीन में कन्वर्ट कैसे होंगी। फाइन जी, बेसिकली तो आज का हमारा लेक्चर यही था एंड दैट्स इट। जहां पे हमारा पहला लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है। अगेन जी, मैं इस लेक्चर के एंड में आप लोगों से दोबारा ये चीज़ प्लीज़ प्लीज़ फॉर गॉड सेक आप इस चीज़ को सीरियसली लें। अगर ये वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मेरा मकसद आप लोगों के अंदर खौफ हो हिरास फैलाना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद आपको यह समझाना है कि अगर इसका आउटब्रेक हमारे कंट्री में हो गया, जो कि हो रहा है अभी तक, आज 23 मार्च है, तो आज पे जो टीवी पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, over 800 cases of confirmed coronavirus have been reported। हम लोग एक लोअर ग्रेड कंट्री के लेवल में आते हैं, हम लोग एक तरक्की पजीर जो है कंट्री की जो है लेवल में आते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर ये आउटब्रेक, अब इटली में ये सिचुएशन है कि
एक वेंटिलेटर है और देर आर 20 पेशेंट्स, और वो 20 पेशेंट्स में से आपने डिसाइड करना है कि किसको वेंटिलेटर देनी है किसको नहीं देनी, तो प्लीज उनका उनका जो ये बात यहाँ करना मुनासिब नहीं है, लेकिन उनको दफनाना कैसे है और ये चीज़ें, तो ये बड़ा एक तकलीफ दे सिचुएशन है। टेक इट सीरियसली, और एक प्रिकॉशन, घर से बिला वजह बाहर मत निकलें। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीक